हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैन वन फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर फील्ड के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने वेक्टर कैलकुलस यानी मैथमेटिकल फिजिक्स 1 की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें हम लोग फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। फील्ड का टाइप पढ़ चुके हैं कि टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट होता है और फिर फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे क्लासिफाई होता है कि अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी रही तो वेक्टर फील्ड और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी रही तो स्केलर फील्ड। तो जिसमें हम लोग स्केलर फील्ड डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग वही वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो वेक्टर फील्ड क्या है? जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि स्केलर फील्ड डिफाइन करते टाइम हमने बताया था कि फील्ड का कॉन्सेप्ट तैयार रहना चाहिए। वैसे सारी चीजें सिमिलर सी हैं, बस वहां पे जो हमने स्केलर बताया था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। वेल, समझते हैं। जैसे कि फील्ड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ रखी थी? फील्ड की डेफिनेशन कुछ ऐसी सी पढ़ रखी थी कि फील्ड क्या है? फील्ड किसी भी स्पेस में, स्पेस 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, ठीक ना। ये स्पेस वाले में कुछ लोग को थोड़ा डाउट था। तो स्पेस 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, उसमें डाउट मत रखना आपसे। तो किसी भी स्पेस में कोई एक ऐसा सा रीजन जहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रही थी? पॉइंट टू पॉइंट या पोजिशन में चेंजेस लाने के कारण उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा था। तो स्केलर फील्ड में हमने क्या बताया था कि अगर वही फिजिकल क्वांटिटी जो पॉइंट टू पॉइंट बदल रहा है रीजन में, पॉइंट टू पॉइंट बदलने के मतलब कोऑर्डिनेट्स बदलने के कारण उसके मैग्नीट्यूड में अंतर आ रहा था, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर थी तो हमने क्या बोला था कि जो फील्ड डिफाइन हो रहा है वो फील्ड स्केलर फील्ड डिफाइन हो रहा है। सिमिलरली अगर वही फील्ड क्या हो जाए भैया, वही फील्ड अगर वेक्टर फील्ड हो जाए, कैसी फील्ड हो जाए? वेक्टर फील्ड हो जाए, तो क्या हो जाएगा? जो हमारा जो फील्ड डिफाइन होगा वो कैसा सा डिफाइन होगा? वो हम लोग बोलेंगे कि ये अब वेक्टर फील्ड है। वेल, वेक्टर फील्ड हो जाने के कारण ना एक चीज बढ़ जाता है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में सभी ने पढ़ा होगा एलिमेंट्री क्लासेस में कि स्केलर जब भी होता है तो खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड इट शुड फॉलो द वेक्टर लॉज एज वेल। ये तीन चीजें जरूरी होती हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोग को एटलीस्ट दो चीजों को ध्यान में बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? कि मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ठीक ना। वेक्टर लॉ को फॉलो करने वाली बात भी एकदम सही है, उसके बिना हम लोग नहीं बोल सकते कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है ये, ठीक ना। तो यहाँ पे जब हम लोग अब जो फिजिकल क्वांटिटीज ध्यान में रखेंगे या फिर जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे उनके डायरेक्शंस को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको कैसा सा डिफाइन करेंगे कि व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स अ फील्ड इज अ वेक्टर देन दैट फील्ड इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड। फिर से एक बार या फिर लिख लेते हैं, ठीक ना। सॉरी, व्हेन the physical quantity which describes the field is a vector physical quantity is a vector physical quantity, then that field is called vector field, ठीक ना। तो वहां पे हमने वहां पे हमने एक चीज और पढ़ा था कि स्केलर फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमको एक पॉइंट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। कैसे पॉइंट फंक्शन की? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन की। वैसा सही सिमिलर यहाँ पे कि किसी भी वेक्टर फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमको कैसे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे भी हमको एक पॉइंट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है। पॉइंट फंक्शन में हमने बताया था कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी या फिर कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे डिपेंडेंट हो भैया? पॉइंट पे डिपेंडेंट हो। मतलब पॉइंट्स में वेरिएशन लाने के कारण उसके वैल्यूज में क्या आ रहे हो? वेरिएशन आ रहे हो, मतलब पॉइंट डिपेंडेंट हो। कोऑर्डिनेट, जैसे हमने कोऑर्डिनेट का एग्जांपल लेकर के समझा था, ये पॉइंट फंक्शन वाली चीज पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वहां यहाँ पे अब बात आती है ना कि रिप्रेजेंट कैसे करें, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो वहां पे लास्ट वीडियो में हमने एक चीज बता रखी थी कि अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन रहा, कैसा सा रहा? स्केलर पॉइंट फंक्शन रहा, जैसा कुछ ऐसा लिखा था हमने, एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर आर बराबर, यहाँ पे हमने जब स्केलर पॉइंट फंक्शन बताया था तो उसमें हमने यूनिट वेक्टर्स का नाम नहीं लिया था, आई रूफ, जे रूफ, के रूफ नहीं लगाया था, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे
आई रूफ, जे रूफ, के रूफ लगा देते, मतलब हम लोग किसको डिफाइन कर देते भैया, यूनिट वेक्टर्स लगा देते, मतलब हम लोग अगर डायरेक्शंस को भी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ या फिर उसके फंक्शन में, तो यहाँ पे हमको जो पॉइंट फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिलेगा। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन में हमने क्या करता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन में हमने बस ऐसा छोड़ दिया था, कोई किसी भी प्रकार का यूनिट वेक्टर नहीं लगाया था हमने, ठीक ना, कुछ भी लिखते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन को। अगर इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन रहा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ कैसा सा रहेगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा सा रहेगा। इसमें हम लोग को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि डायरेक्शन डिफाइन किया जा सके, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसे ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन जिसके साथ ऐसा सा लगा रहा है, आई रूफ प्लस समथिंग लाइक दिस, जे रूफ प्लस जेड क्यूब, के रूफ, ये आई रूफ, के रूफ, जे रूफ या फिर आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है भैया, यूनिट वेक्टर्स हैं, क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। किसके अलोंग लिख लेते हैं, आई रूफ, जे रूफ, के रूफ आर दी यूनिट वेक्टर्स, are the unit vectors along x, y and z axes, okay? तो ये तो था कि वेक्टर फील्ड क्या हो गया, तो फील्ड को में जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे, अगर वो वेक्टर हो तो हमारा जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो तो फील्ड को हम लोग वेक्टर फील्ड बोल देंगे, और किसी भी वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन चाहिए। वेक्टर पॉइंट फंक्शन को कुछ ऐसा से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा अंतर आता है स्केलर फील्ड, स्केलर पॉइंट फंक्शन से अंतर क्या आता है, हम लोग को स्केलर पॉइंट फंक्शन में या फिर स्केलर फील्ड में डायरेक्शंस डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट वेक्टर फील्ड जैसे ही आया तो हम लोग को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी लेनी होगा, तभी वेक्टर फील्ड डिफाइन हुआ है, तो हम लोग को क्या क्या यूनिट वेक्टर्स या फिर डायरेक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक ना। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। वेल एग्जांपल्स कई बुक्स में आपको ढेर सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला एग्जांपल है ना चार्ज का, तो मतलब चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज का नहीं, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग बात करें तो कैसा सा रहता है कि किसी भी चार्ज के अराउंड, ये मान लो अगर कोई चार्ज है हम लोग पर प्लस ऑफ क्यू, तो अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो जो सबसे नज़दीक रहेगा ना उसको ऐसा सा कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, जो सबसे नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे हाई रहेगी, सबसे नज़दीक जो रहेगा चार्ज के वो ज़्यादा फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाएगा। फिर जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे हम लोग रियलाइज़ करेंगे कि ये एरो छोटा होता जाएगा। याद करो जब वेक्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में तो पढ़ाया गया था कि ये डायरेक्शन को बताता है और ये जो एरो की लंबाई क्या बताती है, लेंथ ऑफ द एरो टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ वाला और यहाँ वाला सबसे बड़ा, थोड़ा दूर वाला छोटा, और जो और दूर जाएगा वो थोड़ा और छोटा, ठीक ना। तो जैसे जैसे देखो जैसे जैसे हम लोग दूर चलते जा रहे हैं इस चार्ज से, जैसे जैसे हम लोग दूर चलते जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसे क्वांटिटी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। इस फील्ड की कंडीशंस को होल्ड कर रहा है क्या, हाँ एकदम होल्ड कर रहा है। याद करो 3 कंडीशंस मैंने बता रखी थी, क्या क्या होना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी डेफिनेट एंड इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, ठीक ना। हर पॉइंट पे डिफाइंड हो, हर और कंटिन्यूअस, अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉटेशन करें तो एक कंटिन्यूअस ग्राफ मिले, और सिंगल वैल्यूड हो, मतलब एक पॉइंट पे एक आदमी या फिर कोई एक बॉडी एक निश्चित मैग्नीट्यूड एक्सपीरियंस कर सके, ठीक ना। और देखो जैसे 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 हम लोग कोऑर्डिनेट्स, मतलब और दूर जाओ तो ये वाला थोड़ा और छोटा, ये वाला थोड़ा और छोटा, ये वाला थोड़ा और छोटा, और धीरे 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 करके एक ऐसा हम लोग को क्या मिलेगा, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस वाली कहानी अगर याद हो आप लोगों को, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि हम लोग दूर जाते 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 एक ऐसी जगह आएगी ना जहाँ पे इस चार्ज के कारण कोई भी प्रभाव हमको नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। तो देखो जैसे जैसे पॉइंट्स में या फिर पोजीशंस में चेंज आ रहे हैं हम लोग, तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। सिंगल वैल्यूड भी की भी कंडीशन को होल्ड करेगा, डेफिनेट की भी कंडीशन को होल्ड करेगा, कंटिन्यूअस की भी डेफिनेशन को होल्ड करेगा। तो ये फील्ड की कहानी को फील्ड की कहानी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो मतलब पहला एग्जांपल हमारा क्या हुआ, पहला एग्जांपल हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज। पहला एग्जांपल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज। दूसरा क्या, दूसरा कुछ ऐसा ही सिमिलर सा है, वो किसका है भैया, पहला
दूसरा किसका हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसी भी ना बार मैग्नेट के पोल्स पे, बार मैग्नेट के पोल्स पे अगर हम लोग यहाँ पे बार मैग्नेट बनाए और अगर हम लोग ऐसा सा दे दे कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउडिंग रहती है? कहते हैं कि पोल्स पे सबसे ज्यादा क्राउडिंग रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। या फिर जब हम लोग वो आयरन नेल्स वाला जो करते हैं ना कि किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड आयरन नेल्स डाल दीजिए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? ढेर सारे यहीं पे क्या करते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं एकदम पोल्स पे। और जैसे 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 दूर चलते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट रहेगा वो क्या होता है? वो घटने सा लगता है, ठीक ना? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल्स अराउंड बार एट द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, ये भी क्या है भैया? ये भी हमारा एक वेक्टर फील्ड का एग्जांपल हो गया। जो सबसे बेहतर एग्जांपल हम लोग को मिलता है, क्या लिख लेते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक ना? जो तीसरा एग्जांपल है ना वो है वेलोसिटी का एग्जांपल। किसका एग्जांपल? वेलोसिटी का एग्जांपल। किसकी वेलोसिटी भैया? तो उसके लिए हम लोग किसका मानते हैं? रिवर को। रिवर में जो पानी फ्लो कर रहा है ना, मतलब वाटर के लेते पहले। तीसरा कौन सा? वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फील्ड में आ जाएगा, कैसे ये टोटल चीज जो है कैसे फील्ड को होल्ड करेगा और कैसे वेक्टर फील्ड हो जाएगा। देखो फील्ड होने के लिए फिर से वही कंडीशन की पोजीशन बदलने के कारण अगर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये वेक्टर फील्ड है, अगर वो क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हुई। वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सभी को पता है। अब देखो जैसे मान लो कोई नदी है, ठीक ना, और कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। और अगर हम लोग इसको कुछ ऐसा सा बनाए कि यहाँ पे वाइडर है और यहाँ पे आके नैरोअर हो गया और फिर यहाँ पे आके आगे चल के चौड़ी हो गई नदी, तो जहाँ पे नदी सबसे ज़्यादा चौड़ी है, ठीक ना। अब देखो पोजीशंस ये धीरे 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 अगर यहाँ से पानी ऐसा ऐसा सा कुछ फ्लो कर रहा है तो पानी के जो पार्टिकल्स है वो हर समय अपना पोजीशन बदल रहे हैं, ठीक ना। अगर ऐसा ऐसा सा फिगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो ये जो जैसे जैसे हम लोग दूरी मतलब जैसे जैसे वाटर पार्टिकल जो हैं वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो अपना पोजीशन चेंज करेंगे। अब नदी जहाँ पे चौड़ी है, नदी जहाँ पे चौड़ी है वहाँ पे जो पानी की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी भैया? मिनिमम होगी, या फिर ऐसा से बोले कि कम होगी, ठीक ना। मिनिमम बोलना बहुत सही नहीं है। क्या होगा? इस वाइडर एरिया में जो वेलोसिटी होगा पानी के फ्लो करने का, या फिर जो नदी में पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी होगी कम होगी कंपेयर टू जहाँ पे नदी ना पतली है, नैरोअर जगह पे। मतलब जहाँ पे नदी पतली होगी वहाँ पे वेलोसिटी क्या कर जाएगा? वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ गए हम लोग, अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल या फिर कुछ पार्टिकल्स को लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ से यहाँ जाने में पोजीशंस बदले हम लोगों ने। यहाँ पे वेलोसिटी कम थी लेकिन जैसे ही नैरोअर हिस्सा आया, जैसे ही पतला वाला हिस्सा आया, वहां पे क्या हो जा रहा है? वहां पे हमारी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो वेलोसिटी क्या था? फिजिकल क्वांटिटी था। पानी का नदी में धीरे धीरे आगे जाना, वाइडर से नैरोअर, नैरोअर से फिर वाइडर जाना, पोजीशन में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वेलोसिटी वाइडर जगह पे कम होना और नैरोअर जहाँ पे नदी पतली है वहां पे ज्यादा हो जाना। तो वेलोसिटी का घटना बढ़ना और फिर आगे जाकर के घट जाना, ये क्या बताता है? ये मैग्नीट्यूड में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या फिर वेलोसिटी की जो वैल्यू हम लोग लेकर के चल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो धीरे धीरे देखो जैसे जैसे पोजिशन बदला वैसे वैसे मैग्नीट्यूड में चेंज आया। तो ये किसको होल्ड कर रहा है? ये फील्ड की कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके द्वारा जो फील्ड क्रिएट हुआ वो क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग वेक्टर फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर फील्ड बोलेंगे। तो तीसरा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। चौथा एग्जांपल जो है ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड का है। किसका है? ग्रेविटेशनल फील्ड का। किसका? ऐसे ही ना वो
क्या कहते हैं, विंड का होता है, विंड की वेलोसिटी, हवा की जो वेलोसिटी होती है ना उसकी हम लोग बात करते हैं, वो भी वेरी करता है ठंडी जगहों पे फ्लो करने में और गर्म जगहों पे फ्लो करने में। ये बात आप लोग खुद सोचिएगा कि कहाँ पे तेज होगा और कहाँ पे कम होगा, ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक ना। देख लो, चौथा लिख भी देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक ना। कुछ जगहों पे मतलब गर्म जगहों पे कैसा सा रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। ये खुद से सोचना कि कहाँ पे कम होगा, गर्म जगह पे कम होगा क्या, वेलोसिटी की गर्म जगह पे ज़्यादा हो जाएगा जो वेलोसिटी है विंड की, या फिर एयर बोल लो, ठीक ना। तो एक ये एग्जांपल हो गया। और ठंडी जगह पे क्या होगा, ठंडी जगह पे तो कम नहीं होगा, या फिर ठंडी जगह पे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो ये वाला आपके लिए छोड़ता हूँ। तो वहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, वहाँ पे भी वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, मतलब किसी रूम की अगर बात कर ले या फिर सराउंडिंग भी अगर बोले, तो वहाँ पे सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है वो किस पे, अगर गर्म रहा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और अगर एकदम ठंडा रहा तो भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो वो ये भी एक एग्जांपल है हम लोगों के पास। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने बताया था वो किसका बताया था भैया, पांचवा एग्जांपल किसका, पांचवा एग्जांपल हम लोगों को मिलेगा किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड का। किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड का। अच्छा, फोर्सेज भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक ना। ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्सेज बोलो, या फिर यहाँ पे जिन फोर्सेज हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्सेज की बात करते हैं ना, उन फोर्सेज को भी ले सकते हैं। उनमें भी क्या होता है, जैसे कि कूलम्स लॉ की अगर हम लोग बात करें तो किससे गवर्न होता है वो, F बराबर K Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो अगर R में हम लोग धीरे धीरे मतलब पोजिशन अगर बदलते जाएँ तो, या फिर दूरी अगर हम लोग बढ़ाते जाए, मतलब R की वैल्यू अगर बढ़ाते जाए दोनों चार्जेस के बीच में, तो क्या होगा, हमको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा फोर्सेस का, उसमें हर बारी वेरिएशन मिलेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओ या फिर जैसे जैसे दूरी को घटाओ, मतलब दो चार्जेस को जैसे जैसे दूर ले जाओ या फिर दो चार्जेस को जैसे जैसे नजदीक ले जाओ, वैसे वैसे क्या होगा, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। तो फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो वो भी किस में आ जाएगा, वो भी हमारा वेक्टर फील्ड में आ जाएगा। ऐसी सिमिलर सा ग्रेविटेशनल फील्ड की बात है। तो देखो, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में अभी हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडीज हम लोग लेते हैं, ठीक ना। दो बॉडीज में जैसे कि एक बॉडी कोई जो हैवियर बॉडी रहेगी, ठीक ना, जिसके पास ज्यादा मास रहेगा, मतलब ज्यादा मास वाली जो बॉडी है उसके जो वो सबसे ज्यादा ना फील्ड क्रिएट कर पाएगा, मतलब जो उसके सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाएगा। जैसे यहाँ पे चार्ज की कहानी थी ना, वैसे ही किसकी कहानी है, ग्रेविटेशनल फील्ड की कहानी है। कि जैसे कि प्लैनेट और स्टार्स के बीच का ले लो, या फिर अर्थ और मून के बीच का फील्ड ले लो, या फिर अर्थ से के अराउंड जो सैटेलाइट्स है उनका फील्ड ले लो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ, मतलब यहाँ पे भी हम लोग किस वेक्टर फील्ड को समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से भी, ठीक है। अब उसके बाद ना यार एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये वेक्टर फील्ड स्केलर फील्ड पढ़े क्यों। वेल, वेक्टर फील्ड पढ़ने के पीछे रीजन है, वेक्टर फील्ड पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि जो हम लोग कूलॉम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं ना, वो कूलॉम्स लॉ ना यार एकदम एग्जैक्ट नहीं है, वो इनअप्रोप्रिएट है। मतलब एकदम हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एकदम सटीक चीज बता देता है, क्योंकि ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करते हैं हम लोग, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्सेस की जो हम लोग बात करते हैं, वो तीनों डायरेक्शंस में हम लोग को मिल सकता है। जैसे EX, EY, EZ, अगर 3 डायमेंशनल की हम लोग बात करें तो कूलॉम्स लॉ के बेसिस पे ना हम लोग उसको एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बट अगर वेक्टर फील्ड के बारे में हम लोग को पता हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं ना, उसको हम लोग तीनों डायमेंशंस में निकाल सकते हैं, मतलब तीनों एक्सिस के अलॉन्ग निकाल सकते हैं। EX, EY और EZ तीनों हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि हम लोग को ये वेक्टर फील्ड पढ़ना है। आगे चल के दिखेगा कि कैसे ये हम लोग कैसे फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, हर जगह बहुत यूज है इसका, ठीक ना। अब तो एक तो ये यूज का बात हो गया। अब जो एक इसमें अंतिम चीज आती है, ये मैं मिटा देता हूँ, जो अंतिम चीज आती है वो आता है रिप्रेजेंट कैसे करें, किसी भी वेक्टर फील्ड को कैसा रिप्रेजेंट करा जाएगा। वेल, रिप्रेजेंट करने के लिए ना 2D तक तो आसान है रिप्रेजेंट करना। 3D के लिए मैं आपको एक इमेज डाल दूंगा, वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको, कि 3D वाला रिप्रेजेंट करा जाए तो कैसा सा होगा। मानो कि रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डाल देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, या फिर वेक्टर फील्ड बोलते हैं। अब देखो, वेक्टर फील्ड के रिगार्डिंग हम लोग को क्या चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन माना कि हमारे पास कोई XY है, 2D में अब तक फिलहाल हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो फंक्शन है कुछ ऐसा था, xi रूफ प्लस y
जे रूफ, ठीक ना। देखो एक वेक्टर फील्ड था, वेक्टर फील्ड के रिगार्डिंग हमको एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिल गया। वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैसे पे है ये हम लोग को पता चला कि इसमें यूनिट वेक्टर्स लगे हुए, इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं कि ये क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चलो भैया अब आते हैं हम लोग इसको कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। कॉपी पे अगर रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो इसको हम लोग कैसे कैसे सा रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो इसको हम लोग पहला हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 के लिए, दूसरा रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 के लिए, तीसरा रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 के लिए, और चौथा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, चौथा रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 के लिए। देखना डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। पहले हम लोग किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 के लिए। वेल अगर हम लोग 0 0 की बात करें, किसकी बात करें, 0 0 की बात करें, तो ये बनाया कुछ, यहाँ पे दिया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, सिमिलरली यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 और कुछ यहाँ पे 3। ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ठीक। चलो जब 0 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें अगर हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलेगा भैया, 0 0 पे क्या मिलेगा, 0 0, ऐसे ऐसा भी लिख सकते हो यार, 0 i कैप या फिर 0 j कैप, 0 0 मिलेगा हम लोग को, ठीक ना। तो वो क्या कहाँ पे लाई करेगा, वो यहाँ पे लाई करेगा, किस देख पा रहे हो सभी, इस वाले रीजन में, ठीक ना। तो यहाँ पे तो बहुत खास नहीं था, दूसरा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, कौन सा वाला, 1 0 वाला, कौन सा वाला, 1 0 वाला। 1 0 वाले में क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा एक आई रूफ प्लस 0 जे रूफ। अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो कुछ कैसा सा मिलेगा भैया, वो हम लोग को कुछ ऐसा सा मिलेगा कुछ, और हम लोग को क्या डायरेक्शन हमेशा बताने पड़ेंगे अब, ठीक ना। तो उसको हम लोग कुछ ऐसा सा रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब तीसरी की बात करते हैं, तीसरा क्या है ये, तीसरा हम लोग का 0 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, 0 आई रूफ प्लस जे रूफ। ये कैसा सा रिप्रेजेंट होगा, ये कुछ ऐसा सा रिप्रेजेंट होगा, ओके। ये याद रखना रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला, 1 1 वाला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेल 1 1 वाले की जब बात आएगी तो उसके लिए भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाए हमने, और यहाँ पे 1 1 के लिए लिख लेते हैं पहले, किसके लिए, 1 1 के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आते हैं आई रूफ प्लस जे रूफ, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं आप, उसके बिना भी वैसे काम चल जाएगा। अब देखो फिर से वही काम, 1 2 3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। यहाँ पे 1 2 3, सिमिलरली इधर भी रहेगा, ठीक है। अब देखो 1 1, तो मतलब हम लोग पहला एक यहाँ पे पॉइंट, और मतलब अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो एक इधर और एक इधर, लेकिन इतने से काम चल जाएगा क्या, खुद से इमेजिन करो। या तो देखो क्या होगा, x एक्सिस वाला कुछ इधर रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस वाला इधर, और इनका रिजल्टेंट कुछ इनके बीच में, जैसा हम लोग जनरल करते आ रहे हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग को ये तो आज का हम लोग का टोटल हो गया, ठीक ना, फील्ड के बारे में कि फील्ड क्या, वेक्टर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। फिर वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बाद आज हमने क्या जाना कि एग्जांपल्स क्या क्या हमने देखे। तो एग्जांपल देखा, एक रिवर वाला मतलब वेलोसिटी की बात करी, फिर वेलोसिटी ऑफ विंड की बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, किसी भी चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात किसके अराउंड करी, बार मैग्नेट के पोल्स के अराउंड करी। फिर उसके बाद क्या बात करा हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड का बात करा। तो ये जो चीजें थी ये सब एग्जांपल्स थे। उसके बाद हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन देखा कि कैसे कैसे सा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये तो 2D वाला था, 3D वाला आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा कि कैसा सा 3D का रिप्रेजेंटेशन रहता है। फिर एक चीज हमने जाना कि क्यों पढ़े, क्योंकि कूलम्स लॉ वो एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाता, मतलब बताता तो है बट तीनों एक्सिस के अलोंग या फिर 3 डायमेंशनल व्यू में हम लोग को कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाता, मतलब उतना अच्छा आंसर नहीं दे पाता हम लोग को। तो वेक्टर फील्ड के हेल्प से आगे चल के जब हम लोग इसको अलग अलग जगह ऑपरेट कराएंगे तो Ex Ey Ez जो हम लोग निकालते हैं ना, तो Ex Ey Ez हम लोग कैलकुलेट करने में सफल रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेल ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।